हेलो बच्चों, आज का सुविचार याद रखिए। कोई भी व्यक्ति तब तक नहीं हारता जब तक वो हिम्मत नहीं हारता। ब्रूस ली का नाम आपने सुना है बच्चों ना। तो उन्होंने इस बात को कहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक नहीं हारता जब तक कि वो हिम्मत नहीं हार जाता। तो हमें हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए, है ना। कोई भी काम हम अगर हिम्मत हार जाएंगे तो हम किसी भी काम को नहीं कर पाएंगे। हार निश्चित है, तो हिम्मत नहीं हारना, हमें हमेशा हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। इस सुविचार को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम आज शुरू करेंगे वाच्य। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, हमने वाक्य पढ़ा। वाक्य की परिभाषा, शब्दों के व्यवस्थित क्रम और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग हमने पढ़े, उद्देश्य और विधेय, पदक्रम हमने पढ़ा। हमने वाक्य से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त की। आज हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य क्या है बच्चों? वाक्य से ही समानता लिए है, इसलिए इस टॉपिक को मैं वाक्य के तुरंत बाद शुरू कर रही हूँ, क्योंकि वाच्य आपके लिए नया है। आपने पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो आज हम वाच्य को शुरू करेंगे कि वाच्य क्या होते हैं। बच्चों, जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं, किसी भी वाक्य को, किसी कथन को हम बोलते हैं, तो बोलते समय हमारे कहे गए वाक्य की जो क्रिया होती है, उस क्रिया में कभी कर्म की प्रधानता हो जाती है, कार्य की, कभी कर्ता की, बोलने वाले की प्रधानता हो जाती है, या कभी एक्सप्रेशन की, भाव की प्रधानता हो जाती है। वाक्य हम एक जैसा तो नहीं बोलते ना। वाक्य में बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती है, कभी कभी कंडीशंस आ जाती हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी जो काम कर रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, उस पर हम ज़्यादा जोर दे देते हैं, है ना, किसी वाक्य में। और किसी वाक्य में हम क्रिया पर कर्म पर जोर दे देते हैं कि क्या काम किया जा रहा है, किसके द्वारा काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, और भाव यानी कैसे काम किया जा रहा है, इस एक्सप्रेशन पर भी जोर दे देते हैं। तो वाक्य को हम कई तरह से बोलते हैं। जब भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो वाक्य को कई प्रकार से हम बोलते हैं। तो वाच्य क्या होता है कि क्रिया के हमें जिस रूप से यह पता चले कि उसका मुख्य विषय, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यह हुई वाच्य की परिभाषा कि क्रिया, वाच्य मुख्य रूप से क्या होता है? क्रिया का रूप होता है ना। हमें यह देखना है कि वह जो उस वाक्य में क्रिया है, वह क्रिया का मुख्य विषय क्या है, उस क्रिया का कर्ता है, कर्म है या भाव है। यह बात हमें ध्यान रखनी है वाच्य को पढ़ते समय कि वाच्य क्या होता है? क्रिया का रूप होता है कि वाक्य में जो क्रिया है, उस क्रिया का मुख्य विषय, हर वाक्य में क्रिया होती है ना। वाक्य को हम बोलते हैं तो कि राम पानी पी रहा है, राम खेल रहा है, क्रिया है उसमें, वाक्य में, है ना। तो क्रिया का मुख्य विषय क्या है? क्रिया का मुख्य विषय क्या है उस वाक्य में? यह होता है वाच्य। ठीक है बच्चों, तो हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। उदाहरण में देखिए, मैंने 3 वाक्य यहाँ लिखे हैं। तीनों वाक्यों में कर्ता, कर्म और भाव प्रधान है। मुख्य विषय क्रिया का कर्ता है, कर्म है और भाव है। कैसे? हम देखिए, राम पानी पीता है ना। यहाँ पर क्या मुख्य है? कर्ता, राम, है ना। राम पानी पीता है, तो यहाँ पर क्या मुख्य है? इसमें क्रिया का विषय क्या है? राम। तो यहाँ पर कर्ता है मुख्य, तो ये इसमें कर्ता, ये क्रिया किसके आधार पर है? कर्ता के आधार पर। ये है क्रिया कर्ता के आधार पर, है ना। इसमें हमने देखा ना, क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, राम के द्वारा पानी पिया जाता है। इसमें कर्म के आधार पर, इसमें क्रिया किसके आधार पर है?
कर्म के आधार पर, कि राम के द्वारा पानी पिया जाता है ना। तो यहाँ पर क्रिया का मुख्य विषय क्या है? कर्म। तो ये वाक्य हुआ कर्म के आधार पर, है ना। ये हुआ किसके आधार पर हुआ? ये वाला कर्म के आधार पर। इसके बाद है तीसरा सेंटेंस, राम से पानी पिया नहीं जाता। राम से पानी पिया नहीं जाता। तो ये किस आधार पर है? भाव के आधार पर, है ना। और यह भाव के आधार पर यहाँ पर क्रिया है, पिया ही नहीं जाता, ये भाव है। तो यहाँ पर भाव विषय है, भाव प्रकट हो रहा है, और यह एक अकर्मक क्रिया है। और तीसरी बात, इसमें भाव के आधार पर जो वाक्य होता है उसमें एक और मुख्य बात होती है, एक तो यह अकर्मक होते हैं, दूसरा इसमें निषेध सूचक वाक्य, निषेध सूचक शब्द नहीं का या न का प्रयोग भी किया जाता है। तो इन तीन आधारों पर हमने वाक्यों को देखा, कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर। ठीक है, इस उदाहरण से आप देख रहे हैं कर्ता के आधार पर है, राम पानी पीता है, यहाँ कर्ता के आधार पर है। तो यह हुआ कर्ता के आधार पर जो वाच्य होता है वह क्या होता है? कृतवाच्य। अभी हम वाच्य के प्रकारों को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर और भाव के आधार पर ही वाच्य को विभाजित किया गया है। तो ये तीन तरह के उदाहरण, एक सेंटेंस के मैंने तीनों आपको बताए हैं कि कर्ता के आधार पर यदि है तो वो इस तरह का वाक्य होगा, कर्म के आधार पर हो तो राम के द्वारा, है ना, के द्वारा उसमें लगाया जाएगा, और भाव के आधार पर यदि है तो उसमें नहीं लगाया जाएगा और भाव प्रकट होगा। ठीक है, तो ये होता है वाच्य, जिसमें क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब इसके बाद आता है वाच्य के भेद। वाच्य के तीन भेद होते हैं। हमने देखा ना वाक्य को कर्ता के आधार पर, कर्म के आधार पर, भाव के आधार पर। उसी प्रकार से वाच्य के तीन भेद यहाँ किए गए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, अब इनके नाम से ही हम स्पष्ट हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कृतवाच्य यानी किसके आधार पर? कर्ता के आधार पर। कर्मवाच्य यानी कर्म के आधार पर। भाववाच्य यानी भाव के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया, जब भी ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कर्ता के आधार पर क्रिया का लिंग, वचन, है ना, लिंग, वचन, पुरुष, यह इस परिवर्तित हो रहा है कर्ता के आधार पर, है ना, उसके आधार पर ही वह क्रिया कैसे चल रही है, लिंग के उस क्रिया का जो कर्ता का लिंग है उसी के आधार पर क्रिया प्रयोग में ली जा रही है, कर्ता का जो वचन है उसी के आधार पर क्रिया प्रयोग में ली जा रही है, कर्ता का जो पुरुष है उसी के आधार पर क्रिया प्रयोग में ली जा रही है। तो यहाँ पर क्रिया का प्रयोग किस आधार पर होता है? कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के आधार पर, है ना। जैसे एक उदाहरण हम बताएं कि जैसे राम चित्र बना रहा है ना, राम, तो यहाँ करता क्या है? राम, तो राम चित्र बना रहा है, तो यहाँ क्रिया बना रहा है, पुल्लिंग के अनुसार क्रिया चली। अब मैं कहूं कि सीता चित्र बना रही है, तो यहाँ पर क्रिया सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए सीता के समान, सीता के अनुरूप क्रिया चलेगी, स्त्रीलिंग के अनुरूप क्रिया चलेगी, है ना। सीता चित्र बना रही है। तो जहां पर क्रिया कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर चलती है वहां पर होता है कृतवाच्य। ठीक है ना, जहां पर क्रिया, वाक्य में हम देखें कि क्रिया कर्ता के अनुसार चल रही है तो यहां पर कृतवाच्य है। दूसरा होता है कर्मवाच्य। अब जैसे यहां कर्ता के आधार पर क्रिया प्रयोग में ली जा रही है, यहां पर कर्म के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया जाता है, कि कर्म के आधार पर यदि क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष ये सब बदल रहा है, ये सब प्रयोग में लिया जा रहा है, तो वहां पर कर्मवाचक, जैसे कि अमित द्वारा गाड़ी चलाई गई, है ना,
तो अमित ने गाड़ी चलाई, है ना। तो यहाँ पर क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया चल रही है। गाड़ी चलाई, है ना, गाड़ी स्त्रीलिंग, गाड़ी चलाई। और हम यदि कहें कि रूपा के द्वारा पौधे को पानी दिया गया, तो यहां कर्म क्या है? पौधा। तो यहां दिया गया, कर्म के आधार पर क्रिया है, ठीक है ना। जो कर्म है उसी को देखकर क्रिया लगाई गई है कि कर्म क्या है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष क्या है, उसे देखकर और फिर उस क्रिया का प्रयोग किया गया है वाक्य में। तो वहां होता है कर्मवाच्य, कि जहां कर्म को देखकर फिर क्रिया की जाती है, क्रिया को लगाया जाता है, ठीक है। यहां कर्ता को देखकर क्रिया लगाई गई, यहां कर्म को देखकर क्रिया लगाई गई। तो ये होता है कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, ये क्रिया, ये सब कुछ नहीं होता है। उसमें क्या प्रमुख होता है? भाव प्रमुख होता है ना। जिस वाक्य में कर्ता, कर्म, लिंग, पुरुष और वचन को छोड़कर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, क्रिया के भाव को व्यक्त किया जाता है, वहां होता है भाववाचक, भाववाच्य, जहां पर न कर्ता प्रधान होता है, न लिंग होता है, न पुरुष, न वचन, कोई वहां प्रधान नहीं होता है। वहां किसकी प्रधानता होती है? भाव की प्रधानता, तो वह होता है भाववाच्य। जैसे मुझसे चढ़ा नहीं जाता, है ना, अब और नृत्य नहीं किया जाता। और दूसरी भाववाच्य की पहचान मैंने आपको बताई, नहीं का प्रयोग और अकर्मक क्रिया, है ना, नहीं का प्रयोग उसमें होता है। अब तीनों वाच्य आपके सामने है। वाच्य के तीन भेद मैंने बताया, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य जिसमें कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म के आधार पर क्रिया चलती है, भाववाच्य जिसमें कोई प्रधान नहीं होता, इसमें भाव प्रधान होता है, ठीक है। तो ये वाच्य के तीन भेद। अब इनके उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी। आप पहले वाच्य और वाच्य के भेदों को अच्छी तरह से पढ़ें, फिर कल हम इसके भेदों को विस्तार से उदाहरणों के साथ समझें।